गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है इंश्योरेंस। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस अगर हमें हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोटेक्ट करती है अगर हमें कोई लॉस हो गया तो। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज टू हैज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ कंटिंजेंट और अनसर्टन लॉस। कोई अनिश्चित या अचानक से आया गया जो लॉस है उससे हमें प्रोटेक्ट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस रहता है यह कॉन्ट्रैक्ट रहता है दो लोगों के बीच में, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। whereby the insurer agree to compensate the insured against loss। जहाँ पे जो इंश्योरर रहता है वो कंपेंसेट यानी कंपेंसेशन देता है इंश्योर्ड को। द इंश्योर्ड हैज़ टू पे अ सर्टन फिक्स सम ऑफ द मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। जो इंश्योर्ड है उसको इंश्योरर को टाइमली एक फिक्स सम ऑफ मनी पे करना पड़ता है जिससे हम प्रीमियम कहते हैं। सम बेसिक टर्म इन इंश्योरेंस आर एज फॉलोस। फर्स्ट है उसमें इंश्योरर, the person who is protected against certain losses. Insured is known as assured. In the case of life insurance contract, he is the policy holder. Policy holder जो अपनी पॉलिसी कराता है, सेल्फ की कराता है या अपनी प्रॉपर्टी की कराता है, इसको कहते हैं पॉलिसी होल्डर, जिसे हम इंश्योर्ड कहते हैं। देन इंश्योरर, the firm or a person who agree to compensate the insured against losses for a consideration. Insurer is known as assurer in the case of life insurance contract, because he is bound to get the sum assured on the maturity of the policy, or the nominee will get the sum assured on the death of the policy holder। और इंश्योरर ये वो रहता है जो हमारी पॉलिसी करता है, जो इंश्योर्ड पर्सन की पॉलिसी लेता है, करता है और उसको कंपेंसेशन प्रोवाइड करता है। देन प्रीमियम, द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर एग्री टू इंश्योर द इंश्योर्ड, इट इज़ पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। यह इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी को जो हम प्रीमियम देते हैं उसे कहते हैं प्रीमियम, और यह जिसकी पॉलिसी होती है, जो पॉलिसी होल्डर रहता है, वो यह प्रीमियम इंश्योरर को देता है। पॉलिसी, द स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। यह एक स्टेटमेंट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है दो लोगों के बीच में, एक इंश्योर्ड के बीच में और एक इंश्योरर के बीच में। इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें टर्म्स और कंडीशंस मेंशन की गई होती है। क्लेम, इट इज़ अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस अकर्ड ड्यू टू द मिसहैप। कोई मिसहैप हो गया है, कुछ घटना घटी है, तो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो डिमांड करेगा इंश्योरर से कि हमें इतना आप क्लेम दे दीजिए अगर उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की गई है तो। देन प्रपोजल, इट इज़ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। यह एक रिक्वेस्ट रहती है जो इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी से करता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कीजिए। देन सब्जेक्ट मैटर, यानी किस किस सब्जेक्ट पे आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, जैसे कि इट रेफर टू द सब्जेक्ट और एंटिटी दैट इज़ लाइफ पे इंश्योरेंस करा सकते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो सकता है, कार्गो और शिप का इंश्योरेंस हो सकता है, एक्सेट्रा, विच इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट द विच द पॉलिसी इज टेकन। देन कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अभी हम देखेंगे उसके कुछ प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस के। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ। इन ऑल टाइप ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज मस्ट है आउटमोस्ट गुड फेथ टूवर्ड ईच अदर। इसमें विश्वास होना एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि आपसे जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है या आपको दी जा रही है वो दोनों रियल होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आप फैक्ट बता रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस टू द इंश्योरर। जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसकी पॉलिसी हो रही है वो क्लियरली अपने बारे में या जो भी इंश्योरेंस वो करा रहा है उसके बारे में पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन इंश्योरर को देता है। सिमिलरली वैसे ही जो इंश्योरर है मस्ट प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में हो रहा है तो जो इंश्योरर है वो प्रॉपरली, ट्रूली, फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन इंश्योर्ड पर्सन को प्रोवाइड करेगा। फेलियर टू प्रोवाइड कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन में लीड टू द नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अगर वहाँ पे कुछ बीच में झूठ आ गया या गलत इन्फॉर्मेशन है तो फिर वहाँ
पे नॉन सेटलमेंट होंगी क्लेम की, जो कंपेंसेशन है वो आपको नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शांतनु हैज़ नॉट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जब उसने पॉलिसी ली थी तब उसने हार्ट सर्जरी के बारे में शो नहीं किया था। सो आफ्टर इज दैट द इंश्योरेंस कंपनी कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट। जब उसे इस बात का पता चला इंश्योरेंस कंपनी को, तो एज Mr. Shantanu has not provided correct and complete information at the time of taking policy, insurance company can refuse to give compensation to his family member. Then जब उसे सच्चाई पता चली कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, then जो उसे कंपेंसेशन मिलना चाहिए था पॉलिसी का, वो उसकी फैमिली को नहीं दिया गया उसकी डेथ के बाद। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। कुछ इंटरेस्ट रहता है इसमें जो इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा इंश्योरर को दिया जाता है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज अप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ये अप्लीकेबल होता है, अवेलेबल होता है। इट इज सेड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर पुट द इंश्योर्ड इन फाइनेंशियल बेनिफिट और वेयर एज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पुट हिम इनटू फाइनेंशियल लॉस। जब उसका एग्जिस्टेंस होता है तो इंश्योर्ड को इसका बहुत प्रॉफिट होता है, अगर वो एब्सेंट होता है तो उसे लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अ बिजनेसमैन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स ही डील्स एंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। जो इंश्योरेबल पर्सन है, अगर वो पॉलिसी कराता है तो वो अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए वो इंटरेस्ट पे करता है, और अगर बिजनेसमैन अपने गुड्स के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है तो या प्रॉपर्टी की वो इंश्योरेंस कराता है तो उसे उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इन द लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर टू द लाइफ इंश्योर्ड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो उस टाइम हमें ये पे करना पड़ता है। इन फायर एंड मरीन इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ लॉस। जब हम पॉलिसी लेते हैं, अगर फायर का इंश्योरेंस हो रहा है या मरीन इंश्योरेंस हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको जो ये इंटरेस्ट है वो पॉलिसी जब आप ले रहे हैं तब पे करना पड़ता है, या तो जब लॉस का ऑकरेंस होता है, जब लॉस होता है उसी टाइम। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जिसको हम कहते हैं एश्योरेंस। इंडेमनिटी मीन्स अ गारंटी और एश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वॉज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टन इवेंट। मतलब कि एश्योरेंस होता है, एश्योरेंस का मतलब होता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो इंश्योरर को जो इंश्योरर रहता है वो इंश्योर्ड को यह भरोसा दिलाता है कि आपको जो भी लॉस हुआ है वो फुली आपको पे किया जाएगा। दिस प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस एज लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। ये जो प्रिंसिपल है यह फायर का इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होता है, मरीन के और जनरल इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होता है, लाइफ के इंश्योरेंस पे नहीं, बिकॉज लाइफ को मेजर नहीं किया जा सकता है। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड द एक्चुअल सम एश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योर्ड। Under this principle, the insurer agree to compensate the insured for the actual loss suffered. जो उसे actual loss suffered हुआ है वो उसे compensate किया जाएगा। Then the amount of the actual compensation is limited to the amount assured or the loss whichever is less. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया आपको, if the property is insured for ₹2 lakhs and if the loss by fire is ₹1 lakh, then the insured can claim compensation of ₹1 lakh only. अगर आपको लॉस हुआ है 2 लाख का, अगर आपको लॉस 1 लाख का हुआ है और आपकी पॉलिसी 2 लाख की है, लेकिन आपका जो लॉस है 1 लाख का है, यानी आपकी पॉलिसी से कम लॉस है, तो आपको जो कंपेंसेट किया जाएगा वो 1 लाख तक का ही कंपेंसेशन मिलेगा। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे कि दिस प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एज पर दिस प्रिंसिपल, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, देन द राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासिस ऑन टू द इंश्योरर। इसमें यह कहा गया है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, अगर वो किसी प्रॉपर्टी के डैमेज होने का इंश्योरेंस कराता है, देन उसे फुल्ली कंपेंसेशन मिलने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो इंश्योरर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द डैमेज प्रॉपर्टी हैज़ एनी वैल्यू आफ्टर द इवेंट काजिंग द डैमेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ओन अ 2-wheeler, द व्हीकल वॉज स्टोलन एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए फील्ड अ कंप्लेंट इन द लोकल पुलिस स्टेशन। 2-wheeler उसने ली थी, देन उसकी 2-wheeler वो चोरी हो गई, फिर उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई। देन अपॉन रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम द पॉलिसी, द इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट फुली मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ द व्हीकल।
जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस था तो उसको फुली पे कर दिया ए को। लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस, अगर पुलिस को वो गाड़ी फिर मिल रही है, अगर चोरी की हुई गाड़ी उसे वापस मिलती है, देन इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल एज ही हैज़ ऑलरेडी सबरोगेटेड। देन उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकता है कि ये गाड़ी भी मुझे वापस चाहिए, क्योंकि ये अंडर द क्लेम ऑफ सबरोगेटेड होता है। दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप राइट ऑफ द व्हीकल टू द इंश्योरर। इसमें रहता है जो ट्रांसफ़र, जो व्हीकल का जो ओनर है फिर वो इंश्योरर बन जाएगा, बिकॉज उसने पूरे पैसे इंश्योर्ड पर्सन को दे दिए हैं गाड़ी के। द इंश्योरर गेट एवरी राइट टू सेल और टू स्क्रैप द सेट व्हीकल। देन इंश्योरर वो कुछ भी कर सकता है, उसको पूरा अधिकार है वो उसे स्क्रैप करे या सेल करे या कुछ भी करे। Then principle of co-contribution. The principle is applicable to all contract of indemnity where the insured has taken out more than one policy for the same risk or subject matter. ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसमें एश्योरेंस रहता है इंश्योर्ड पर्सन को कि आप जो एक पॉलिसी करा रहे हैं वो एक से ज़्यादा लोगों से करा रहे हैं, जैसे कि अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कंपनसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस आइदर फ्रॉम वन इंश्योरर और द ऑल द इंश्योरर्स। आपको जो लॉस मिलेगा वो एक्चुअल लॉस का ही कंपनसेशन मिलेगा, फिर आप एक कंपनी से इंश्योरेंस कराए या दो से। If the one insurer pay full compensation, then that insurer can claim proportionate amount from other insurer from whom insured has taken policy. इसमें आप एग्जाम्पल जो दिया गया ऐसे आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर साइली इंश्योर हर प्रॉपर्टी ऑफ ₹2,50,000 विद द टू इंश्योरर। उसने 2,50,000 का इंश्योरेंस कराया अपनी प्रॉपर्टी का दो इंश्योरर से। देन विद टी इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹1 lakh एंड आर इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹1,50,000। देन जो टी है उसने इंश्योरेंस कराया था एक इंश्योरर से 1 लाख का और दूसरे इंश्योरर से 1,50,000 का। सो इफ़ मिस्टर साइलीज प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस इज वर्थ ₹1,20,000, देन बोथ इंश्योरेंस कंपनी विल कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड द एक्चुअल लॉस। उसने दो इंश्योरर से इंश्योरेंस कराया, एक से 1 लाख का, एक से 1.5 लाख का। देन उसे लॉस हुआ 1,20,000 का। देन ये जो 1,20,000 है वो दोनों इंश्योरेंस अपना प्रपोर्शनेट मैनर पे कंट्रीब्यूट करेंगी, जैसे कि ₹1,20,000 दस द कंपनी टी विल पे ₹48,000 एंड देन कंपनी आर विल पे ₹72,000। ऐसे दोनों मिला के उसे 1,20,000 तक का कंपेंसेट करेंगी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देन है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। इंश्योर्ड जो रहता है वो हमेशा ट्राई करता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी पे लॉस हो वो कम हो। इन द केस ऑफ अनसर्टन इवेंट, यानी जो घटना है अचानक से होती है, द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल द पॉसिबल मेजर एंड नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द लॉसेस। जो इंश्योर्ड रहता है वो बहुत ज़रूरी जो स्टेप्स रहती है उसको, अगर उसके घर को अगर आग लग गई है उस टाइम पे वो ज़रूरी स्टेप्स लेता है ताकि जो लॉस हो वो कम से कम हो। हैंस इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड लॉस। यह इंश्योर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाए। फॉर एग्जाम्पल ए हाउस ऑफ मिस्टर जयंत इज़ ऑन फायर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर मिस्टर जैन के हाउस को आग लग गई, देन इन द केस मिस्टर जैन कैन नॉट रिमेन पेसिव एंड मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू सेव हिज हाउस फ्रॉम fire. Mr. Jain be active and cannot watch his house burn just because house is insured. अगर उससे क्या होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए कि अपने हाउस को बचाना चाहिए जब उसको घर को आग लग गई है, तो ना कि उसे ये सोचना चाहिए कि मेरे घर का इंश्योरेंस हो चुका है तो मैं क्यों बचाऊं। उसे हर बात में नेसेसरी स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे ताकि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो कम से कम लॉस उसकी प्रॉपर्टी को हो। इसको कहते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी कि अगर उसकी प्रॉपर्टी को कोई लॉस हो रहा है तो उसे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी उसे बचाने के लिए जितना उससे होता है। ऐसे नहीं कि इंश्योरेंस हो चुका है तो आप कुछ भी ना करेंगे, आप बैठे रहेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि ये सारी इंक्वायरी होती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आफ्टर लॉस के बाद। देन 7th है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा मीन्स व्हेन अ लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेस, then the proximate cause of the loss should be taken into consideration to decide the liability of insurance. अगर इंश्योर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा रीज़न की वजह से लॉस हुआ है तो जो प्रॉक्सिमेट कॉज रहेगा उसको देखा जाएगा, पहले उसको नज़र में लाया जाएगा, जिसकी
इंश्योरेंस पॉलिसी हो चुकी है। जैसे कि द प्रॉपर्टी इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट सम काजेज़ एंड नॉट अगेंस्ट ऑल काजेज़। जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योर्ड है कुछ काजेज़ की वजह से, सब काजेज़ की वजह से नहीं। Then in such cases the proximate cause of the loss is to be found. If the proximate cause is the one which is insured against, the insurance company is bound to pay the compensation and vice versa. अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। जो हाउस है उसका इंश्योरेंस हो चुका है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। अगर चोरी कुछ हो गई घर में तो उसके खिलाफ उसका इंश्योरेंस हो चुका है। देयर वॉज अ थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेट अप ऑन फायर बाय थीव्स। चोरी होने के बाद चोर ने उस घर को आग लगा दी। देन दो लॉस हो गए यहाँ पे, एक चोरी भी हो गई और आग भी लग गई। देन देयर वॉज नाउ अ केस काजेज ऑफ द लॉस थेफ्ट एंड फायर। दो काजेज हो गए, एक तो चोरी भी हो गई और एक तो फायर भी, आग भी लग गई। एंड द नियरेस्ट काजेज ऑफ द लॉस वॉज फायर। जो नियरेस्ट काज है वो फायर है, लेकिन एज द हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट नॉट बाय फायर, द इंश्योर्ड विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस बाय फायर। जो इंश्योरेंस है अगर वो उसका थेफ्ट के अगेंस्ट हो चुका है तो उसको जो कंपनसेशन मिलेगा वो सिर्फ चोरी का ही मिलेगा, फायर के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। बट ही विल गेट द कंपनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाय थेफ्ट। उसकी जो प्रॉपर्टी चोरी हो गई है उसके खिलाफ उसका इंश्योरेंस है तो उसको उसका ही क्लेम दिया जाएगा, फायर के अगेंस्ट उसको कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रोक्सिमा। सो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कंप्लीट हो गए। सो स्टूडेंट, बाय बाय।